नमस्कार दोस्तों। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग डच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे नंबर का यूरोपीय देश है जो भारत जिनका आगमन हुआ है वो डच ही है। दोस्तों, डच जो है नीदरलैंड या हॉलैंड के वासी को डच बोलते हैं और यहाँ का भाषा भी डच ही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य 6 अंग हैं उसमें 5 अंग का मुख्यालय, जैसे महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, ये सब का मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय पीस पैलेस द हेग में है दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग में है उसका कार्य क्या है, उसके अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और भारतीयों से क्या संबंध रहा है। तो इसमें अभी तक कुल 4 भारतीय जो है इसके न्यायाधीश रह चुके हैं, जिसमें एक अध्यक्ष भी रह चुके हैं दोस्तों। और जो अभी वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं उनमें 15 न्यायाधीश होता है दोस्तों, और उनका कार्यकाल जो है इसमें 9 वर्ष का होता है दोस्तों। तो कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 और कार्यकाल 9 वर्ष। तो उसमें एक दलवीर भंडारी जी हैं, न्यायाधीश हैं, और ये पहले पूर्व न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रह चुके हैं दोस्तों। और ये सेकेंड कार्यकाल है इनका, और फरवरी 2027 तक ये कार्यकाल चलने वाला है दोस्तों। ये जो कुलभूषण जाधव मामला 2019 में जो है इसकी सुनवाई भी यहाँ पर हुई है दोस्तों। और वकील इसमें हरीश साल्वे रहते हैं और वो मात्र 1 रुपया का प्रतीकात्मक फीस लेकर केस लड़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में ये जलवायु परिवर्तन और गाजा संघर्ष पर यहाँ पर सुनवाई चल रहा है दोस्तों। और इसके अध्यक्ष जो है न्यायाधीश इवासाव सूजी, जो कि 3 मार्च 2025 से फरवरी 2027 तक के लिए है। और ये जापान के हैं। उपाध्यक्ष न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे युगांडा के हैं। देखिए, ये 2 तरह का फैसला देता है। एक सलाहकारी फैसला होता है जो कि अधिकृत जो संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी हैं, जैसे यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया इत्यादि को, या अंग को जो है एजेंसी हो गया या अंग हो गया, उनको कानूनी प्रश्न जो भेजते हैं उस पर अपनी राय ये देता है दोस्तों। और एक विवाद निपटारा का भी काम करता है। जैसे कुलभूषण मामला ही ले लीजिए, तो ये 2 देशों के बीच का मामला था। ये व्यक्तिगत मामला पर सुनवाई नहीं करता है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत मामला पर सुनवाई करने के लिए ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये मुख्य फर्क है दोस्तों, और दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, द हेग में। तो हमें ये याद रखना है कि ये दो देश जिसको कि जो है पॉलिटिकल साइंस में राज्य बोलते हैं, और राज्य का हम 4 मुख्य जो इसेंशियल एलिमेंट है वो भी आपको बताए थे। जनसंख्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सत्ता या सरकार होना चाहिए, और संप्रभुता होना चाहिए। तो तब ये वो राज्य कहलाता है। और 2 राज्यों के कानूनी विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये सुलझाता है। और ये सहमति आधारित है। सहमति आधारित मतलब कोई एक पक्ष जाएगा तो ये कार्रवाई शुरू नहीं कर रहे, जब तक कि दोनों पक्ष नहीं वहाँ जाएगा तब तक ये सुनवाई नहीं कर देगा। और ये जो है इसलिए इसको सहमति आधारित कहते हैं, और इसकी अपनी कोई पुलिस ना होती है। और दोस्तों, अभी वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और गाजा संघर्ष पर सुनवाई कर रहा है। इसकी स्थापना जून 1945 में होता है दोस्तों। अब दोस्तों, भारतीय से संबंधित एक तो दलवीर भंडारी जी हो गए जो वर्तमान में है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि जो वर्तमान में जो है भारतीय न्यायाधीश जो है ICC में कार्यरत कौन है? दलवीर भंडारी जी, और ये सेकेंड कार्यकाल है दोस्तों। एक और है रघुनंदन स्वरूप पाठक, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, 18वें मुख्य न्यायाधीश। ये भी जो है यहाँ अपना न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों,
डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है ये अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। तो एकमात्र भारतीय जो अध्यक्ष के पद पर तैनात रहे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और ये भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हुए थे। भोपाल गैस त्रासदी जो है दोस्तों 2 से 3 दिसंबर 1984 का घटना जो है, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, याद रखिएगा दोस्तों, केमिकल का नाम पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, और कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये फंसाने के लिए दे रहा है कि यूनियन कार्बाइड गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट, तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड जो ये कंपनी का नाम हुई, और ये विदेशी कंपनी थी दोस्तों, नाम भले इंडिया है। गैस था मिथाइल आइसो, अत्यंत विषैली गैस था, और इससे लगभग कई हजार लोग मर गए और कई लाख लोग जो है प्रभावित हुए, बहुत दर्दनाक मौत मरे थे लोग। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब मध्यस्थता की थी तो $470 मिलियन का मुआवजा देने पर सहमति बना था। इसलिए जो है इनका जो है ये जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं, ये जो इन पर जो है बहुत किरकिरी हुई थी पक्षपात करने का। BN राव जो है ये ICJ में प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं दोस्तों। और BN राव दोस्तों ये कभी हाईलाइट अपने आप को नहीं किए, कभी मीडिया में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे ये बहुत काम किए दोस्तों। जो आधुनिक संविधान, जो हमारे भारतीय संविधान का जनक हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि जो वास्तविक क्रेडिट होना चाहिए उसमें BN राव जी का नाम अहम है दोस्तों। और उन्होंने स्वीकार किया था कि ये उन्हीं का देन है कि जो है, क्योंकि इनिशियल ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था, जिनको कि प्रारूप समिति के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों थे भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया था दोस्तों। और इन्होंने ही दोस्तों इन्हीं को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था दोस्तों। और इन्होंने ही DP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो तत्व हैं, और उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वो अवधारणा भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इनसे जुड़ा एक और तथ्य है कि ये जो है दोस्तों भारत के संविधान के अलावा बर्मा के संविधान बनाने में भी मदद की थी दोस्तों। ठीक है, दो देशों के, भारत के साथ साथ बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है दोस्तों। और एक और है दोस्तों कि ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव का जो चुनाव हुआ था उसमें भी भाग लिए थे, हालांकि वो बन नहीं पाए, लेकिन इन्होंने भाग ली थी। ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी उस टाइम किसी भारतीयों के लिए दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व लिया था, तो इन्होंने पहले ये जो है कई देशों का संविधान का अध्ययन किया था दोस्तों, आयरलैंड का, कनाडा का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ब्रिटेन का, इन सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया था। और आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया था, और इसको नोबेल फीचर कहा गया था दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को। और नोबेल फीचर कहने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो नीति निर्देशक तत्व को याद रखना जरूरी है। इसी में अनुच्छेद 40 और 44 है दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों, और 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे बिहार के लिए अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज में जो है दोस्तों महिलाओं को 50% आरक्षण सुशासन बाबू के द्वारा दिया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है दोस्तों। और 44 जो है, अनुच्छेद 44 जो है अभी उत्तराखंड चर्चा में रहा है दोस्तों। और बिहार में भी, बिहार के अलावा और भी राज्यों में जो है, और भी राज्यों में जो प्रोविंस में जो है इस पर बहस अब चल रही है कि क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल में दोस्तों है कि समान नागरिक, यानी कि हर धर्म जाति के लिए एक ही कानून बने,
तो इसमें कुछ अपना बहस है। लोगों का ये कहना है कि विविधता जो है या स्वतंत्रता का जो अधिकार है थानों के प्रति वो समाप्त हो सकती है। अपना अपना सबका तर्क है। तो ये बताया गया था दोस्तों। और पशु कल्याण से भी संबंधित जो कानून अनुच्छेद 47 जो है इसी में है, नीति निर्देशक तत्व में है दोस्तों, जो कि शराबबंदी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो हम धीरे धीरे जैसे संविधान को सिर्फ एक बार रट लेने से नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाने में दोस्तों 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे दोस्तों। और हम चाहते हैं कि 2 घंटा के क्लास में इसको समझ ले, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। हाँ, हम जैसे आज नीति निर्देशक तत्व को जाने कहाँ से लिया गया है और उसमें क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, और उससे जुड़े 2 अनुच्छेद को पढ़े, फिर आगे 2-3 अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके महीनों इस पर हम 2-2, 4-4 अनुच्छेद पर ध्यान देंगे, समझेंगे, और तो ये संविधान हो जाएगा दोस्तों। और संविधान से अच्छा खासा क्वेश्चन को प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो BN राव जी के बारे में था। और दोस्तों ये अपने कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है स्विट्जरलैंड में। तो एक ये भी प्रश्न है कि जो प्रथम भारतीय भी थे और इनको जो है न्यायाधीश के कार्यकाल में ही इनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है स्विट्जरलैंड में। धन्यवाद दोस्तों।